तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि पावर रूल क्या होता है? पावर रूल की स्टेटमेंट बोलें जरा। जी, अरीशा मलिक आप बोले, सर पावर रूल क्या होता है? सर पहले स्टेप में पावर को हम बाहर निकाल के लिख देते हैं, उसके बाद नहीं, बेस लिखते हैं और उसके ऊपर पावर से एक माइनस करके लिखते हैं। तो नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया, लेकिन उसके लिए आपके पास पावर फंक्शन भी तो होना जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शन इस हालत में होना चाहिए, पावर फंक्शन में। और ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वेरिएबल रेस्ट द पावर नंबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं अप्लीकेबल, राइट? तो पावर यहाँ पे n हमारी हर क्वेश्चन में नंबर ही होगी पावर रूल के लिए। तो रिपीट करें, पहला स्टेप आपने क्या बताया? पावर को बाहर निकाल के रखे लिखेंगे, निकाल दिया, बाय रख दिया, बेस स्टार्ट, लिखेंगे बेस लिख दी। और पावर -1। पावर जो भी हुई उससे एक लेस कर देंगे, एक माइनस करेंगे, देन तो सर आगे विदाउट पावर का फंक्शन विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेना है। ठीक डेरिवेटिव है, पावर हटा देनी है और डेरिवेटिव सॉल्व कर देना है। तो टी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास पावर रूल के 3 स्टेप्स हैं। अगर बेस एक्स हो तो लास्ट स्टेप खत्म हो जाता है, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली जनरल जो पावर रूल के 3 स्टेप्स हैं, तीनों आपके जहन में होने चाहिए। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? जो चीजें क्वेश्चन में यूज हो रही है मैं साथ साथ डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ। कि लेट्स से सॉल्व करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सी एक कांस्टेंट है, किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? सना आप बताएं। सी डी बाई डी एक्स ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट बाहर लिखेंगे पहले और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। जी, तो डी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल है। कांस्टेंट अकेला आया तो उसका डेरिवेटिव खैर हम जीरो कर देंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ कि आपका अगर फंक्शन हो, जैसे लेट्स से y अगर f ऑफ x का फंक्शन है, y के लिए जो एफ एक्स मीन्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x है, तो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही कैलकुलेट कर सकते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर y फंक्शन है किसी दूसरे वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल थीटा का, तो आपने अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो y अगर थीटा का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही फाइंड कर सकेंगे, राइट? तो जो जिस चीज का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट से हम अभी डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं, जो भी रूल हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता है। जैसे y अगर x का फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y थीटा का फंक्शन हुआ तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y t का फंक्शन हुआ तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे। ये बात ध्यान में रखें ताकि आपको चेन रूल अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी। जी सर, आगे। अच्छा, उसके बाद ये तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन 1 का जो स्टेटमेंट है उसमें भी इसने ये बात वाज़ा किया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आपको नजर आ रहा है, आप उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, आपका फर्स्ट पार्ट है कि w इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब आप इस बात की तसल्ली करें कि आपको डेरिवेटिव आ गया है, बस अभी आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सॉल्व करना होगा। W आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस के x सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बात को अब आप लिखेंगे कैसे? अगर वर्बली लिखें तो आप बताएंगे कि मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूं, किसके रिस्पेक्ट से?
विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएट कर दें इस पूरे फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि आप दोनों तरफ d/dx अप्लाई करते हैं, मीन्स के डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो d/dx ऑफ w होगा और राइट साइड में d/dx ऑफ दिस होल थिंग आ जाएगी। वो क्या है, 4 टाइम्स x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आ जाएगा, ऑल रेज टू द पावर 5। पहला रूल कौन सा अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप रूल अप्लाई करें जी। कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाला कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। तो 4 बाहर आ जाएगा और आप डेरिवेटिव किसका सॉल्व करेंगे, d/dx ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया कि जब कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप बाहर निकालते हैं, मैंने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट रूल कौन सा अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ये सारी जो है वो पावर की शेप है, तो पावर रूल के तीनों स्टेप्स अप्लाई करें। तो यहाँ पे 4 तो बाहर पड़ा रहेगा ना जैसे था, 4 का तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पावर रूल अप्लाई करें, पावर कितनी है, 5 है, तो 5 को स्टार्ट में रख देते हैं। नहीं, दूसरा स्टेप की पावर से कम कर दीजिएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 होगा। एंड यू नो दैट 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये है कि आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर को हटा दें, बेस क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2। तो पावर के बगैर बेस का डेरिवेटिव लिखें, d/dx ऑफ एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2। तो यहाँ तक आपका जो पावर रूल था उसका जो काम था वो खत्म हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यूज पावर रूल। नेक्स्ट आपकी अब जो डेरिवेटिव, यहाँ पे तो डेरिवेटिव खत्म हो गया ना, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स के यू नो दैट 4 5 आर 20 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे पहले सम या डिफरेंस रूल अप्लाई होगा जिसकी प्रैक्टिस हमने 3.2 में की हुई है। सॉल्व कर लें, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव बताएं, 2x 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 माइनस 4x का डेरिवेटिव -1 4 -4 कांस्टेंट एम्पायर x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। 2 अकेला था इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दें, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 इंटू 2x माइनस 4 को हम स्टार्ट में रख देते हैं लिखने के लिए, 2x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2 रेज टू द पावर 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को तरतीब से सॉल्व किया है डेरिवेटिव्स के रूल अप्लाई करके, ठीक है। बी पार्ट में साइन करने लगा हूँ आपको, कैसे चेक कीजिएगा जरा। y इक्वल टू 4x रेज टू द पावर x क्यूब रेज टू द पावर 11। बजाय आपको क्या पता मुश्किल लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन आसान है। 1/5 कांस्टेंट है ना, नीचे 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेगा जैसे 4 को बाहर निकाला था। तो 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 3 में पावर रूल लग जाएगा। पावर 11 स्टार्ट में पावर से कम करेंगे तो 11 माइनस 1 10 बन जाएगा। विदाउट पावर जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो बेस आपकी है 4 माइनस एक्स क्यूब, तो 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसको आपने लिख देना है इस चीजों को जो मैंने वर्बली बोला, ठीक है। सेम इन्हीं स्टेप पे क्वेश्चन होगा, बस सिर्फ पावर बदली है, कांस्टेंट बदला है और फंक्शन बदला है। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट भी है कि फंक्शन अब आपका u है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 1 - 3t², क्यूब रूट ऑफ 1 - 3t²। तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अब देखें u डिपेंडेंट वेरिएबल है, t आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड ये आपका सी पार्ट है।
तो आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले इसको पावर की शेप दे दें। क्यूब रूट बेसिकली होता है 1 - 3t²। क्यूब रूट मीन्स के होल रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये पावर रूल ही लगेगा, लेकिन पावर कितनी है, 1/3 है। अब देखें, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसलिए आप इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट तो करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू t। जब विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना हो तो d/dx दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना हो तो आप d/dt दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में du/dt बनेगा, इन द राइट हैंड साइड d/dt ऑफ 1 - 3t² रेज टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब पावर रूल यूज कर लें, पावर रूल के तीनों स्टेप्स यूज करने हैं। तो बताएं जरा प्लीज, यूजिंग पावर रूल। जी बोलें, पावर कितनी है? 1/3। 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी। पावर से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, 1 - 3t² रेज टू द पावर 1/3 -1 एंड देन 3t² है। अब क्या स्टेप है? वन डेरिवेटिव ऑफ 1 - 3t यस, स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ 1 - 3t²। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में ये जो चीज पड़ी है, इसकी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन क्या भला, कि ये जो आपके पास ऊपर पावर है 1/3 - 1, 3 एलसीएम, 3 × 1 = 3, 1 - 3 बनेगा। इसको सॉल्व करें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 3, पावर कितनी बच रही है, -2/3। तो रिप्लेस कर दे वैल्यू को, पावर को सॉल्व कर दिया हमने। 1/3 इंटू 1 - 3t² रेज टू द पावर -2/3 हो जाएगा, और इधर डेरिवेटिव सॉल्व करना है। 1 अकेला है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 0, बीच में नेगेटिव साइन। 3t² में 3 कांस्टेंट बाय, और t² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2t। 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। 3 × 2 = 6, 6t बनेगा। 0 - 6t, ऊपर आपके पास कितना बचा, -6t, राइट। और ये एक रूल है कि ऊपर अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मैं इस वजह से इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। यूजुअली हम सिंप्लीफिकेशन में पावर को नेगेटिव नहीं रखते, इस वजह से पावर पॉजिटिव कर देते होते हैं। कंपलसरी नहीं है, बस एक आंसर मैच करने के लिए ये बात होती है कि पावर, हमारी कोशिश ये होती है कि वो पॉजिटिव ही हो। इसलिए ऊपर पावर -2/3 है, डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, और -2/3 पावर को नीचे लेके जाएंगे, 1 - 3t² और रेज टू द पावर 2/3 बच जाएगा। ठीक है, अब 3 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है du/dt वो किसके इक्वल हो जाएगा, -2t डिवाइडेड बाय 3 के टेबल से कैंसिल हो गया था 3, तो इस वजह से 1 - 3t² रेज टू द पावर 2/3। तो ये आपके डेरिवेटिव से सी पार्ट का आंसर आ गया। क्या समझ आ गई है या रिपीट करने की जरूरत है, बताएं प्लीज। सर आ गया समझ। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट के हिंट देता हूँ, अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डी एक्चुअली एस पार्ट है, डी पार्ट है आपके पास, और उसने फंक्शन का नाम एस से दिया हुआ है, तो सॉरी, एस पार्ट मैंने लिख दिया। डी एस इज इक्वल टू 1/3t + 1 रेज टू द पावर 7। 1 डिवाइडेड बाय 3t + 1 रेज टू द पावर 7, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें यूजुअली स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन रूल लगाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब
फंक्शन ऊपर और नीचे में से कोई कांस्टेंट हो तो क्वोशिएंट रूल ना लगाया करें, पावर रूल से आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको चलें सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट, 3t+1 रेज टू द पावर 3t+1 रेज टू द पावर 7। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, पावर -7, बिकॉज डिनोमिनेटर में यस पावर सर। पॉजिटिव थी तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, दैट्स वाई आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग d/dt ऑन बोथ साइड, इधर भी बन जाएगा d/dt ऑफ 3t+7 रेज टू द पावर -7। मैं डायरेक्ट +1 सॉल्व सर। 3t+1 सॉरी 3t+1 रेज टू द पावर -7, पावर रूल यूज करें, -7 स्टार्ट में, पावर से एक कम करें, 3t+1 रेज टू द पावर -7 -1 हो जाएगा। विदाउट पावर बेस जो आपके पास है वो कौन सी है, 3t+1, इसका डेरिवेटिव ले लें, 3t+1 का डेरिवेटिव हो जाएगा। आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, -7 और यहाँ पे सॉल्व करें ना, पावर -8 हो जाएगी। -8 पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए आपके पास बनेगा 3t+1 रेज टू द पावर 8। और यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व कर लें, 3 कांस्टेंट बाय t का डेरिवेटिव 1, तो 3 1s आर 3, और प्लस प्लस आएगा और 1 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, तो +0 का आंसर ये बनेगा। तो 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, -27 -7 से, तो -21 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपने पावर रूल ही बेसिकली तकरीबन हमारा हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले का मकसद यही था कि आपको पावर रूल यूज करना आना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन हो गए हैं तो इट मीन्स कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उस पे जाते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बेसिकली पावर रूल ही है, लेकिन थोड़ा सा ना उसने एक्सटेंड किया है चीज़ों को, साथ प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल भी इन्वॉल्व कर दिया। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है उसने कहा तीनों में देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए हर केस में आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड किया करेंगे, राइट। तो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करें, f of x is equal to 2x minus 5 raised to the power 3 multiply by 5x minus 7। आपने बेटे डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और लैग्रांज ने डेरिवेटिव के लिए नोटेशन क्या दी थी, अगर f of x हो तो उसका डेरिवेटिव आप f प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x कह रहा हूँ। तो डेरिवेटिव अप्लाई तो करना पड़ेगा ना राइट साइड में, तभी तो हम f प्राइम लिखेंगे। तो ये अब मैंने सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। पहले स्टेप में कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन बताएगा? पावर रूल। नहीं, कोई और बताएं प्लीज। पावर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है, अगर अकेला कोई पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करना हो फिर तो पावर रूल डायरेक्ट सॉल्व करते होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे पावर फंक्शन के साथ साथ एक और फंक्शन भी है ना, ये वाला। ठीक, पर ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स के प्रोडक्ट रूल। तो हम पहले स्टेप में क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल की स्टेटमेंट बताएं प्लीज। प्रोडक्ट रूल की स्टेटमेंट बोलें। f of x into g of x। हम्म, नहीं, मतलब g of x डेरिवेटिव ऑफ f of x माइनस f of x डेरिवेटिव ऑफ g of x। अच्छा, इसमें तो प्लस आती है। बीच में क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन यूज होता है, प्रोडक्ट रूल की स्टेटमेंट में पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है तो आप इसको सर। ऐसे याद रखा करें कि जब प्रोडक्ट रूल यूज करना हो तो आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख देना है। फर्स्ट यहाँ पे 2x - 5 रेज टू द पावर 3 है,
तो इसको हम एज इट इज रखते हैं 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3 और डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा सेकंड पे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड जो भी हुआ उस पर डेरिवेटिव लगा दें, तो सेकंड आपके पास है 5x माइनस 7, इस पे डेरिवेटिव दरम्यान में पॉजिटिव साइन होता है और अब थोड़ा उलट काम करना है। तो अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको सेम रखें, तो आपने तो डेरिवेटिव ले लिया था 5x माइनस 7 का, इट मीन्स के 5x माइनस 7 एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें किसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट में। तो फर्स्ट आपके पास क्या है 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3, ये है प्रोडक्ट रूल। किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आई तो आप प्लीज पूछ लें। बारी बारी दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। समझ आती है। अच्छा, अब जरा जिनके साथ डेरिवेटिव है उनको तो सॉल्व करना है, और जो साथ एज इट इज रह रहे हैं ये थ्रू आउट द सिंप्लीफिकेशन एज इट इज रहेंगे। लाइक ये जो आपके पास पहला है 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3, ये तो एज इट इज है ना, तो डेरिवेटिव तो इसका सॉल्व करना है और इसका डेरिवेटिव आप जानते होंगे। पहले डिफरेंस अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। 5x में 5 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, माइनस 7 अकेला है इसलिए इसका डेरिवेटिव हम 0 कर देंगे। समझ आ गई। यस सर। प्लस 5x माइनस 7 और यहाँ पे भी डेरिवेटिव सॉल्व करें। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? बताएं प्लीज। सर पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगेगा। ये अकेला एक पावर टाइप फंक्शन है इसलिए यहाँ पर आप पावर रूल यूज कर लें, ठीक है। तो पावर रूल के तीनों स्टेप्स यूज करने हैं आपने यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, पावर शुरू में, पावर कितनी है, पावर 3 है, 3 शुरू में आ जाएगी, पावर से एक कम करें। नेक्स्ट सेकंड स्टेप 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 बन जाएगा। मैं बेस का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ना समझ आए तो बताइएगा। बेस आपकी क्या है 2x माइन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा, ये सेकंड स्टेप हो गया कि पावर से एक कम करनी है। थर्ड स्टेप करने लगा हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस आपकी 2x माइनस 5 है, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 कांस्टेंट बाय और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5, 5 कांस्टेंट है दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव 0। क्या ये बात समझ आ गई? यस। आप सिंप्लीफाई करें और आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 0 5 बचेगा, तो 5 टाइम्स 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3 बनेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 2 1 जार 2, 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6 एंड देन 5x माइनस 7 एज इट इज, और ये आपके पास क्या है 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। किस स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आई तो आप प्लीज पूछ लें। नो। नहीं समझ आई मतलब? आई है। अच्छा, अब आप इसमें से कॉमन क्या है, जो चीज कॉमन आ रही है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो टोटल आपके पास दो टर्म्स है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें से मुझे लग रहा है 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 कॉमन है, राइट। तो उसको आप कॉमन ले लें, तो बचेगा 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 2। तो फर्स्ट टर्म देखें क्या बचेगी, 5 एक तो रहेगा और इसके पास तो 3 टर्म थी ना, 3 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 3 था, तो इसमें 2 कॉमन जाएंगे तो पीछे एक बचेगा 2x माइनस 5 प्लस 6 इंटू 5x माइनस 7 रह जाएगा, 5x माइनस 7। क्या ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई जस्ट करना है क्वेश्चन को, बाकी हमारा डेरिवेटिव का काम कंप्लीट हुआ पड़ा है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10x, 5 को माइनस 5 से माइनस 25, 5 को 3 से, सॉरी 5 को 6 के साथ 30x एंड 6 को माइनस 7 से, क्या आंसर आएगा माइनस 28। ऐसा ही है। 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 2, 10x प्लस 30x 40x बचेगा,
एंड -25 -28 -53। तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव का काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप पेपर में टाइम शॉर्ट है, आप जस्ट यहाँ तक आंसर लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बुक में के साथ आंसर मैच करने के पाबंद होते हैं, दैट्स वाई इस तरह से आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो अच्छी बात है। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसके बाद ए के, जैसे हमने ए को सॉल्व किया, मैं चाहता हूं कि मैं डी आपको एज अ होमवर्क दूं। जरा चेक करें डी पार्ट को। ना सॉल्व हुआ तो बेटा आप मुझे बताइएगा, जरूर मैं सॉल्व कराऊंगा। इन्हीं स्टेप पर क्वेश्चन होगा। एक फंक्शन आपके पास एक्स है, इसको फर्स्ट कंसीडर कीजिएगा। दूसरा फंक्शन आपके पास है 2x² प्लस 11 रेज टू द पावर, बेसिकली स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। ये आपका सेकंड फंक्शन है। दो फंक्शन है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, राइट। एक्स को एज इट इज रखिएगा। पहले स्टेप में प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, एक्स फिक्स रखिएगा, इसका डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल लगा दीजिएगा। पावर 1/2 शुरू में पावर से कम कर दीजिएगा, विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव ले लीजिएगा, दरम्यान में प्लस। फिर जब आप सेकंड को एज इट इज रखेंगे, इस 2x² प्लस 11 रेज टू द पावर 1/2 को एज इट इज रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इस स्टेप पे करनी होगी। ट्राई कीजिएगा, डी पार्ट्स को ना सॉल्व हुआ तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बी और सी में से एक मैं सॉल्व करवाना चाहता हूँ, कौन सा कराऊं? आई थिंक सी कराना सी। चाहिए। ठीक है, तो सी सी करा पार्ट अभी दो। जी सी कर लेते हैं। सी आपके पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 अपॉन x-4, 2x-5 और x-4 रेज टू द पावर 4। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा आपके ख्याल में, क्या चीज आती है? पहले पहले कौन सा रूल लगना चाहिए? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जी बताएं क्वेश्चन जरा। नहीं, अ, पावर रूल। पहले पावर शक्ल है ना, फंक्शन पावर टाइप फंक्शन है ये। क्वेश्चन रूल में आपको पता है होल पावर नहीं होती। जब भी होल पावर में कोई नंबर आ जाए तो आपने पावर रूल ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये होल पावर जैसे 4 है ना, तो पावर रूल यूज करना है। तो मैं पावर रूल यूज करने लगा हूँ। पावर रूल के तीनों स्टेप्स ध्यान में रखें। सॉरी, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। यूज पावर, पावर रूल यूज करें। डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, चेक कीजिएगा। पावर 4 है, 4 स्टार्ट में आ जाएगी। पावर से एक कम करें तो 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 रेज टू द पावर 4-1। 4-1 3 हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की? ये सेकंड स्टेप हो गया। और बेस का डेरिवेटिव लें तो d/dx ऑफ बेस आपकी क्या है, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4। ये पावर रूल के 3 स्टेप्स मैंने अप्लाई कर दिए। यहां तक को मसला है तो प्लीज पूछें। नो सर। अच्छा, अब अगेन सिंप्लीफिकेशन में ये तो थ्रू आउट दी सिंप्लीफिकेशन साथ चलता जाएगा। आगे डेरिवेटिव इसका लिखा हुआ है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। d/dx ऑफ 2x-5 ओवर x-4। तो इसका डेरिवेटिव आप क्या बताएंगे? आप अक्सर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, समझ आ रही है चीजें या? समझ आ रही है सर। अच्छा, साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहा करें ना, ताकि मुझे भी समझ आए। 4 × 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 रेज टू द पावर 3 एज इट इज। यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल यूज होना चाहिए। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। तो क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट बताएं जरा। डिनोमिनेटर में पहले स्क्वायर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर पहले कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x-4 है। तो पहले स्टेप में तो x-4 का स्क्वायर कर लिया जाएगा। देन फिर क्या करेंगे? जी ऑफ एक्स एक्स माइनस। नीचे वाला नीचे पहले वाला जो लिखेंगे।
derivative of f of x. अच्छा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूं, तो जरा गौर से देखिएगा। नीचे आपके पास x-4 है, इसको एज इट इज रखें। ऊपर का डेरिवेटिव बोलें क्या आएगा, 2x-5 का 2 डेरिवेटिव ले आएगा, लें, 2 आ जाएगा। 2 2 आएगा। कांस्टेंट बाय x का डेरिवेटिव 1 -5 का डेरिवेटिव 0, तो 2 - 0 आपका फाइनल आंसर 2 बच रहा है। ठीक है, आप उलट काम करें, ऊपर जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखें। ऊपर आपके पास है 2x-5, नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, तो नीचे x-4 का डेरिवेटिव बताएं। 1। 1, बिल्कुल ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 -4 कांस्टेंट, इस वजह से डेरिवेटिव 0। तो ये जो 2 है, ये 1 2x माइनस, बिल्कुल ठीक है, 2x-1 का 2x-5 का डेरिवेटिव 2 है, और x-4 का डेरिवेटिव 1 है। ये स्टेप्स यहाँ से आए हैं दो। बाकी वही है, जो क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट एक दफा सही देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, बाकी डेरिवेटिव का काम आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 रेज टू द पावर 3 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करें, मीन्स के 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, 2 को 4 से तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 1 से तो मल्टीप्लाई होगी, यही चीज़ बनेगी, तो -2x माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय +5, all divided by x-4 whole square as it is। अब आप चेक कर सकते हैं, ये जो +2x है और -2x है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और -8 +3 का आंसर, +5 का आंसर -3 आएगा। और एक और रूल यूज करने लगा हूँ कि जब डिवीजन में पावर हो ना, ऊपर पावर अलग हो, मतलब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और होल पावर हो, तो वो पावर स्प्लिट हो जाती है। तो 4 टाइम्स x-5 की पावर 3 आप अलग कर सकते हैं, x-4 की पावर 3 को आप अलग कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या बचेगा, -3 +5 का आंसर, -8 +5 का आंसर -3 बचेगा, डिवाइडेड बाय x-4 रेज टू द पावर 2 बचेगा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -12, ऊपर आपके पास है 2x-5 रेज टू द पावर 3 ऑल डिवाइडेड बाई, यहाँ डिनोमिनेटर में एक रूल यूज करने लगा हूँ कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स को सम कर दिया जाता है। यू नो दैट कि बेस आपके पास है x-4, पावर आपके पास क्या है, 3 + 2 है ना, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। आई थिंक यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। समझ आ गई क्वेश्चन की? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गई है? Yes. अच्छा, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन असाइन करने लगा हूं, जरा चेक कीजिएगा। बी पार्ट, बी पार्ट में ना मैं आपको, आप बेसिकली बी पार्ट भी सेम है, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल पहले अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज होल पावर नहीं है। सी पार्ट में आप चेक करें कि पहले आपने होल पावर थी, इसलिए पहले पावर रूल यूज किया। बी पार्ट इज अ डिफरेंट, इसमें सॉल्व करने के खैर दो स्टेप हैं। अगर पावर रूल भी नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप a+b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दें, और x² + 4x+4 बचेगा, और दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे क्वेश्चन रूल यूज करके, तो आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने। तो अभी टाइम, हाँ सर। अच्छा, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया था, तो मसला है आपको इसमें से? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हमारा जो आज का टॉपिक है, और उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक है आपके पास चेन रूल। ठीक है, तो वर्ड चेन रूल से वाज़ह हो रहा है कि एक चेन बनी होती है फंक्शंस की, जिसकी मदद से हमने डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं। बहरहाल आपके पास देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो जिस चीज का फंक्शन होता है, आप डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं, राइट?
अगर आपके पास y फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x है, इट मीन्स कि f अगर x का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x हुई, तो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन चेंज हो, f फंक्शन हो किसी और वेरिएबल का u का, इस केस में अगर u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर आप डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो y अगर f u का फंक्शन है, तो आपको dy बाय du फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली कहने का मतलब है, जो जिस चीज का फंक्शन होता है, आपने अभी तक डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपके सामने दो पैरामीट्रिक इक्वेशन रखता हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस मींस के आपके पास लेट्स फर्स्ट इक्वेशन है, पैरामीट्रिक मींस कि जब आपके पास दो वेरिएबल ओरिजिनल एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल आ जाएं, तो उनको आप कहते हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ यू, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। एफ यू का फंक्शन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी बात अगर ऐसे लिखी हो कि y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू, फिर आगे बता रहा हो कि जो x है वो भी किसका फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ u। तो ये दो फंक्शन है आपके पास ओरिजिनल, एक y और एक x। तो देखिए दोनों जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ u डिफाइन हो रहे हैं, तो u यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है जिसको आप कहते हैं कि u पैरामीटर है, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन जो हैं वो इन टर्म ऑफ u एक्सप्रेस कर रहे हैं, x और y वेरिएबल को। u पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं x और y। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसे हो सकता है कि x इज इक्वल टू साइन टी थीटा हो जाए या साइन टी हो जाए, y इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाए। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, क्योंकि x और y थीटा के रिस्पेक्ट से डिफाइन है, तो थीटा इसमें यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास तीन पैरामीटर आ जाएं, तीन वेरिएबल आ जाएं, या ये कह सकते हैं एक्स और वाई जो है वो इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल एक्सप्रेस हो, तो उसे कहते हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशन पे। अब देखें, हमारे पास x भी गिवन है, y भी गिवन है, मींस के पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी, और क्वेश्चन वाले की डिमांड ये होगी कि फाइंड dy बाई dx, डेरिवेटिव फाइंड करें y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम अभी जो प्रीवियस मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, बिकॉज y तो u का फंक्शन है ना। y की जो इक्वेशन होगी वो समथिंग लाइक दैट के y इक्वल टू फॉर एग्जांपल u स्क्वायर प्लस 1। y अगर u का फंक्शन है तो इस टाइप का होगा, x अगर u का फंक्शन है तो x की भी इक्वेशन फॉर एग्जांपल इस u इन टर्म्स ऑफ u जो भी डिफाइन आप कर सकते हैं करते हैं, u माइनस 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 फॉर एग्जांपल। तो y अगर y के राइट साइड में x है ही नहीं, देन हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं ना x। बात समझ आ रही है? तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से फाइंड करते हैं। क्या आपको ये बात वाज़ेह हो रही है कि y अगर u का फंक्शन हो तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? उसमें आपके पास ये चीज़ है कि देन यू नीड टू अप्लाई चेन रूल। चेन रूल आपको क्या बताएगा? चेन रूल ना आपका ये जो dy बाई डी एक्स है उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। चेन रूल की स्टेटमेंट में लिखने लगा हूँ राइट साइड में। dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स इक्वल होता है किसके? y का y देखें, y u का फंक्शन है ना। y में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास u है, तो इट मींस कि आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करने में तो कोई हर्ज नहीं है, राइट। हम dy बाई डी यू तो फाइंड कर सकते हैं। आप इस चीज को बैलेंस करने के लिए
आपका जो u है वो तो सॉरी जो x है वो आपका तो u का फंक्शन है ना। x के राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, u। इट मीन्स कि आप x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू u बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ u। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि dx बाई डी यू फाइंड क्या करेंगे, मैं बैलेंस करने के लिए रख रहा हूँ du बाई डी एक्स, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो ये है चेन रूल की स्टेटमेंट। जो जिस चीज का फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना लाजिम होता है। y x का फंक्शन नहीं था लेकिन फिर भी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना पड़ा है, इस वजह से हमें चेन रूल अप्लाई करना हम पे लाजिम हो गया था। और ये बैलेंस इन द सेंस, बैलेंस आप इस तरह से इसको कहते हैं कि y में राइट साइड u है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली u और x वेरिएबल्स हैं, u और x का आपस में लिंक है, x u का फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करने में कोई मसला नहीं होगा। हम फिर इसको अरेंज करके du बाई डी एक्स लिख देंगे। बहरहाल बैलेंस आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी du है, यहाँ पे भी du है। जो थर्ड वेरिएबल है उसको आपने, जो थर्ड पैरामीटर उसको कहें तो उसको आपने इस जगह पे एडजस्ट करना होता है। यू कैन चेक तो कि टेक्निकली ये बात बहुत गलत है कि du को du से कैंसिल करें तो लेफ्ट साइड ही बन रही है जो कि dy बाई डी एक्स है। लेकिन आप जहन में रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि ये जो थर्ड वेरिएबल है du उसको आपने इस पोजीशन पे रखना होगा। तो लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स बैलेंस हो रही है। क्या ये समझ आ रही है चेन रूल की स्टेटमेंट? Yes, sir. तो ये डिपेंड करता है कि जो थर्ड वेरिएबल है क्या है। जैसे लाइक से u हुआ तो u को एडजस्ट कर देंगे, थीटा हुआ तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट ऐसी रहेगी। अगर लेट से थर्ड वेरिएबल आपके पास t हो जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy बाई dt एंड देन dt बाई डी एक्स। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो भी थर्ड वेरिएबल होगा उसको आप इस जगह पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ तक मसला ये है चेन रूल की स्टेटमेंट। और जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं तो आप पे चेन रूल अप्लाई करना लाजिम हो जाता है। विदाउट चेन रूल आप डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं या जब मोर देन टू वेरिएबल्स हो जाएं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका जो क्वेश्चन 3 है वो आपकी हेल्प करेगा चेन रूल को समझने में। क्वेश्चन 3 में उसने कहा dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म ऑफ t। हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, फंक्शंस आपके पास गिवन है। लेट्स से 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखें उसने कहा फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो आपके पास हर पार्ट में दो इक्वेशंस गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 1। तो देखें डिमांड क्या हो रही है क्वेश्चन वाले की। क्वेश्चन वाला कहता है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर तो y x का फंक्शन होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाता। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम यह है कि y तो x का फंक्शन ही नहीं है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं फाइंड कर सकते। y अगर t का फंक्शन है, y के राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर t है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड किया जा सकता है। एंड सिमिलरली x के राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर सकते हैं। और dy बाई डी एक्स अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स फिर आपको चेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ चेन रूल की। इट मीन्स कि dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम पे लाजिम है कि हम चेन रूल यूज करें। तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy बाई थर्ड वेरिएबल t है ना, तो dy बाई डी टी एंड dt बाई डी एक्स। ये आपके पास चेन रूल की स्टेटमेंट है। तो आपके जो राइट साइड में चीजें हैं एक्चुअली तो वो आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में फर्स्ट है dy बाई डी टी, y गिवन है और y t का फंक्शन है तो dy बाई डी टी फाइंड करना लॉजिकली ठीक है, कर लेते हैं।
डी टी बाई डी एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखें, एक्स और एक्स टी का फंक्शन है, हम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करने के बाद डी टी बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या मेथड समझ में आ रहा है आपको? जैसे लेट से पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी टी चाहिए ना। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिखें। सेकंड इक्वेशन को लिखने लगा हूँ, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 1। अब देखें y के राइट साइड में t है तो हमें dy बाई डी टी चाहिए, दैट्स वाई इसको डिफरेंशिएट कर दें, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करने का मतलब ये होता है कि आप d बाई डी टी अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में बनेगा dy बाई डी टी, एंड सिमिलरली राइट साइड में आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 1 बनेगा। तो अब डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे ना, जो रूल आपने पहले पढ़ा था। एक्स की जगह जस्ट टी आया हुआ है, तो टी क्यूब में पावर रूल लगेगा, राइट? तो पावर 3, शुरू में पावर से एक कम करेंगे 3 माइनस 1, तो 3t² आंसर आ रहा है। 2t³ में पहले कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और t² में अगेन आप पावर रूल लगाएं, t² का डेरिवेटिव पावर रूल के हिसाब से 2t आ जाएगा, एंड प्लस 1, एंड यू नो दैट के 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। तो टोटल आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 3t² प्लस 2 2 जार 4, 3t² प्लस 4t। तो इस तरह से आपने डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि चेन रूल के फॉर्मूले में आपको चाहिए था। इट मीन्स के डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? 3t² प्लस 4t। किसी स्टूडेंट को डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा जो क्वेश्चन आपके पास चेन रूल की गिवन है उसमें चेक करें, तो आपको डी वाई बाई डी टी तो चाहिए, एज इट इज वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन डी टी बाई डी एक्स भी तो चाहिए, तो वो आप फर्स्ट इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखें, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी तो गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस t²। यहां से आप चेक करें तो नजर आ रहा है कि x तो t का फंक्शन है। इट मीन्स कि आप इस x का t डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू t, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू t, एंड विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने का मतलब है दोनों तरफ हम d बाई डी टी अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और राइट साइड में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस t²। ठीक है, तो अब जरा एक काम ये करें कि राइट साइड लेफ्ट साइड में तो डी एक्स बाई डी टी ही होगा, एज इट इज आता जाएगा। राइट साइड में सम रूल पहले अप्लाई करें कि 1 का डेरिवेटिव अलग से, जो कि 0 हो जाएगा, और t² में पावर रूल लगाएंगे तो 2t आ जाएगा। तो यहाँ से आपने डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किया, वो किसके इक्वल? वो आ गया जी 2t के इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको जो आपका चेन रूल है उसमें डी एक्स बाई डी टी नहीं चाहिए, आपको डी टी बाई डी एक्स चाहिए। दैट्स वाई आप जस्ट ये करें कि इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकेट कर दें, डी एक्स बाई डी टी है, सॉरी। तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा, राइट साइड में 2t का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 बाई 2t बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डी टी बाई डी एक्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमें अब आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो आपको डी एक्स बाई डी टी भी नहीं चाहिए था, डी वाई बाई डी टी भी नहीं चाहिए था। क्वेश्चन वाले ने तो कहा था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो उसके लिए हमने चेन रूल की स्टेटमेंट यूज की थी। तो वो इक्वेशन 1 थी, बाय इक्वेशन 1 वो चेन रूल ही था बेसिकली। तो वो क्या थी कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी एंड डी टी बाय डी एक्स। इसमें अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। डी वाई बाई डी टी प्रीवियस स्टेप में आपने निकाला था 3t² प्लस 4t, आंसर आया था 3t² प्लस 4t।
dt बाई डी एक्स हमने निकाला है, उसका आंसर 1/2t आ गया। तो इट मीन्स के dy बाय dx किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर से t कॉमन ले लें, बन जाएगा 3t² प्लस 4t, डिनोमिनेटर में टू टी आ जाएगा, तो एक टी को टी से कैंसिल कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t। सॉरी, ये जब 3t कॉमन लिया तो t² तो नहीं बचेगा ना, टी सिर्फ टी कॉमन लेंगे बचेगा ऊपर, और 3t+4 बचेगा, राइट। यस। तो 3t+4 ऊपर बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो dy बाई डी एक्स हमने इन टर्म ऑफ t कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, यस सर। कोई मसला? नो। अच्छा, एज यूजुअल क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो एक और मैंने सॉल्व करवाना है। सेकंड, इसका जो ए हमने अभी सॉल्व किया, बी बिल्कुल इसके सिमिलर है। आप बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि बी में ये जो ए है ना, ए बी सी यूजुअली कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, तो ए कांस्टेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन ए है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3a एक्स का डेरिवेटिव निकालिएगा, 3a बाहर आ जाएगा, t² का डेरिवेटिव 2t होगा, तो 680 dx/dt आ जाएगा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव निकालिएगा, 6t⁴ प्लस 9, पावर रूल लगेगा, 6 कांस्टेंट बाय t⁴ का डेरिवेटिव 4t³ बनेगा, प्लस 9 का डेरिवेटिव 0। वैल्यू चेन रूल के फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए बी जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन ए यस है, आपने खुद से ट्राई करना है। सी और डी एक दूसरे के सिमिलर हैं, इनमें से सर, डी आप करा दें। जो कहते हैं वो सॉल्व कर देते हैं, तो ठीक है, तो हम डी कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट नंबर डी। अगेन आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट तो उसने यही कही थी ना कि आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, राइट। यस। तो अब जरा चेक करें, dy बाई डी एक्स तो हमने फाइंड करना है, y जो है वो t का फंक्शन है, x का फंक्शन ही नहीं है। अगेन रीजन सारी वही हैं कि क्यों हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये जो a लिखा हुआ है ना, dy बाई डी एक्स निकालना है, और a को आप थ्रू आउट द क्वेश्चन कांस्टेंट बनाए रखिएगा। a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, a को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना। तो फर्स्ट में चेन रूल का फॉर्मूला लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dt एंड dt बाई dx, ये चेन रूल का फॉर्मूला है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, आखिर में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली बात कि dy बाई dt चाहिए, तो y गिवन है, तो dy बाई dt कैलकुलेट करें ना, कैसे? y इज इक्वल टू 3at² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³, 1 प्लस t का क्यूब है। तो आप y t का फंक्शन है, तो इट मीन्स कि आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं एक स्टेप डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, तो कि डी बाई डी टी तो हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। dy बाई डी टी लेफ्ट साइड में बनेगा, और राइट साइड में क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है ना बेटा, तो कांस्टेंट को तो आप डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही पहले 3a को बाहर रख दिया डेरिवेटिव से। डी बाई डी टी इस वेरिएबल का लेना है जो कि है t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने दोनों तरफ डी बाई डी टी अप्लाई किया, एंड देन 3a क्योंकि कांस्टेंट था तो इसको हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। समझ आ गई? यस सर। Yes, sir.
अच्छा, अब राइट साइड में पावर रूल क्या, सॉरी क्वेश्चन रूल यूज करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि दो फंक्शंस जब डिवाइड हो रहे हो तो आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट वाज दैट के सबसे पहले हमने जो नीचे फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करना है। 3a एज इट इज, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल। मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, आपको ना समझ आया तो तब आप पूछिएगा प्लीज। नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + t³ का स्क्वायर करेंगे तो 1 + t³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे वाले को एज इट इज रखना है तो 1 + t³ ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो ऊपर t² है ना, तो t² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t हो जाएगा। दरम्यान में नेगेटिव साइन, फिर t² एज इट इज मीन्स ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे 1 + t³ है, 1 + t³ का डेरिवेटिव लेना है और आप जानते हैं 1 का डेरिवेटिव 0। t³ के डेरिवेटिव में पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 3, पावर से कम करेंगे 3 - 1 तो 3, 0 + 3t² आंसर में आना चाहिए। तो 0 + 3t² को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें 3t² नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवा देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला यूज किया और जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होते हैं वो कैलकुलेट कर दिए। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इस चीज को तो आपके पास बनेगा 3a इंटू 2t को मल्टीप्लाई करें, 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t को t³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁻⁴ हो जाएगी। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं t² को 3t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t⁻⁴ हो जाएगी एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 + t³ होल स्क्वायर एज इट इज रखनी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है कि जो सेम पावर 4 है इसको सोल्व कर दें तो फाइनल जो dy/dt का आंसर आएगा मैं वो लिखने लगा हूँ। dy/dt इक्वल हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आपके पास 2t बनेगा और ऊपर आपके पास 2t बनेगा प्लस 2t⁴ माइनस 3t⁴ तो बच जाएगा -t⁻⁴ एंड और डिवाइडेड बाय 1 + t³ हो जाएगा। तो ये हमने dy/dt कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गई इस बात की आपको? Yes, sir. अब अगला काम ये करें कि चेन रूल के फॉर्मूले में तो dt/dx भी तो चाहिए था ना, तो अब वो भी कैलकुलेट करते हैं। फिर x गिवन है 3at/1 + t³ के, तो इसका भी डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3at डिवाइडेड बाय 1 + t³ एंड होल रेज टू द पावर, सॉरी 1 + t³ है जस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, डेरिवेटिव लें। एक्स टी का फंक्शन है तो इट मीन्स के दोनों तरफ dy/dt अप्लाई कर दें और 3a कांस्टेंट है तो इस वजह से इसको डेरिवेटिव से बाहर निकालने में कोई हर्ज नहीं है, dy/dt और ऊपर क्या बचेगा t डिवाइडेड बाय 1 + t का क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा दें तो क्वेश्चन रूल की स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज करें तो बनेगा 3a मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं नीचे 1 + t का क्यूब है ना, तो इसका आप स्क्वायर कर लें। नीचे वाला एज इट इज 1 + t³ को एज इट इज रखें। ऊपर जो 1 है इसका ऊपर t है, t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस फिर t एज इट इज रखें। 1 + t² का डेरिवेटिव, t³ का डेरिवेटिव सॉरी निकालें, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस t³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3t² हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें
आपके पास बन रहा है 3a इंटू 1 + t³ माइनस टी को 3t² से मल्टीप्लाई करें तो -3t² एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 + t³ एंड ऑल रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। तो जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रह गई है कि 3a मल्टीप्लाई बाय 1 + t³ -3t³ आएगा ना, बिकॉज t को t² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन रहा है 1 - 2t का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + t³ होल स्क्वायर। यहाँ तक तो मसला है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। लेफ्ट साइड में dx/dt है। जी बेटे मरियम। नो सर। अच्छा, आपको मैं ये डायरेक्ट बात यूज करने लगा हूँ क्योंकि आपको आपके चेन में dx/dt नहीं dt/dx चाहिए, इसलिए आखिर में जस्ट इसका रेसिप्रोकल करें, dt/dx निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 + उलट उलट कर रहा हूँ ना दोनों तरफ, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना होता है। 1 + t³ होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 - 2t³ ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। इस तरह से आपने dt/dx भी कैलकुलेट कर लिया एंड dy/dt भी कैलकुलेट कर लिया। अब वैल्यू उठा के सिर्फ चेन रूल के फॉर्मूले में पुट करनी है, तो चेन रूल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखें और इसमें जो वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की है वो पुट कर दें। राइट, तो ये dy/dx इक्वल टू dy/dt dt/dx। dy/dx अभी हमने फाइंड सॉरी dy/dt हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ना, तो जस्ट इसकी वैल्यू उठा के पुट करें। ये आपके पास है जी dy/dt की वैल्यू चेन रूल के फॉर्मूले में पहले ये आ जाएगी। ये इसको हमने dy/dt की जगह पे रखना है, लेफ्ट साइड में dy/dx एज इट इज आएगा। वैसे जितना मैं इस पे कॉपी करने में टाइम लगता है उतना मैं लिख ही लेता है इसको। बहरहाल dt/dx भी हमने निकाला है, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी एज इट इज वैल्यू इसकी भी पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है जी dt/dx की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इधर यहाँ तक कोई मसला है तो आप प्लीज पूछें। नो सर। अच्छा, अब जरा कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा। कुछ चीजें कैंसिल होती हैं, उनको कैंसिल करें। जैसे ये जो 3a है, इस 3a से कैंसिल, राइट, समझ आ रही है बात की। यस। थ्री यस ए को सर। 3a से कैंसिल करें, 1 + t³ होल स्क्वायर 1 + t³ होल स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को हमने ओपन ही नहीं किया था। तो आपका जो ऊपर से आंसर बच रहा है फाइनल, वो ये आ रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू 2t माइनस t⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 - 2t का क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो dy/dx हमारा कैलकुलेट हो गया। बिल्कुल इसी इसी मेथड से आपने क्या करना है, इसका सी पार्ट ट्राई करना है। तो कोई फर्क नहीं है, ए और 2b दोनों कांस्टेंट है, सिमिलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, ना हुआ तो बताइएगा। जल्दी से क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है कि सेंस क्या बन रही है क्वेश्चन की वो आपको बताऊंगा और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कैसे होगा ये। देखें, एट अ सर्टेन फैक्टर फाइंड द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज सी ऑफ क्यू। तो बेसिकली ये कॉस्ट गिवन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट, के क्यू कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको बनाने में जो कॉस्ट आती है उसका आंसर आता है 0.0
उसके लिए फंक्शन है 0.2 क्यू स्केयर प्लस क्यू प्लस 900। फिर उसके बाद फ्रॉम एक्सपीरियंस इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली क्यू ऑफ टी बेसिकली यूनिट्स थे ना, तो क्यू ऑफ टी की भी इक्वेशन गिवन है कि क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 100 टी यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट टी आवर्स ऑफ अ प्रोडक्शन रन। मतलब कि जो क्यू है वो टी का फंक्शन है, और जो आपके पास कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यू का फंक्शन है। उसने आपसे क्या पूछा, उसने क्या है कि कंप्यूट द रेट एट विच, रेट का बेसिकली मतलब डेरिवेटिव होता है, किसका रेट किसके रिस्पेक्ट से, कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली वो कॉस्ट का मांग रहा है डेरिवेटिव, कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग, चेंजिंग मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि वो आपसे ये चाहता है कि आप डी सी बाई डी टी कैलकुलेट करें, कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कि उस कॉस्ट जो सी है वो तो फंक्शन ही नहीं है ना टी का, कॉस्ट जो है वो तो क्यू का फंक्शन है, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव तो हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड करेंगे। ये जो क्यू है वो आगे टाइम का फंक्शन है, तो इस वजह से कॉस्ट क्योंकि टी का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, दैट्स वाई हमें चेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपने लिखना है कि बाय चेन रूल, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ना समझ आई तो प्लीज बताइएगा। चेन रूल की स्टेटमेंट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय सॉरी वाई को आप सी कह दें तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि आपने सी रखना है डी सी बाय, और ये जो आपके पास एक्स है यहाँ पे उसको आपने टाइम कंसीडर करना है। तो थर्ड वेरिएबल आपका क्यू होगा ना, तो डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू डी सी बाय डी क्यू एंड देन डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा। समझ आ रही है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, क्लास का टाइम थोड़ा सा कम रह गया इस वजह से, ना समझ आई तो प्लीज पूछिएगा। तो राइट साइड में देखें सी क्यू का फंक्शन है, तो सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड करना कोई मसले वाली बात नहीं है, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने लगा हूँ सी का। तो 0.2 कांस्टेंट आउटसाइड फ्रॉम द डेरिवेटिव क्यू स्केयर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 100 क्यू का डेरिवेटिव 1 एंड प्लस 900 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू बाई डी सी बाई डी क्यू मिला, डी क्यू बाई डी टी का डेरिवेटिव निकालें, क्यू टी का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टी स्क्र प्लस 100 टी का डेरिवेटिव 100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? बताएं प्लीज। चलें इसमें ना जीरो ये पॉइंट फोर हम इस क्वेश्चन को फिर आगे अगले लेक्चर में प्रोसीड कर लेंगे, बिकॉज अभी क्लास खत्म हो जाएगी और फिर मुझे है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रही है, कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स मींस के वी नीड टू कैलकुलेट डी सी बाय डी टी। सी का सी में चेंज फाइंड करना है, सी कॉस्ट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट्स वाई डी सी बाई डी टी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड करना है। आप चेक करें जो कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है सी ऑफ क्यू किसके इक्वल है 0.2 क्यू स्केयर प्लस क्यू प्लस 900, और आगे जो क्यू ऑफ टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, टी स्केयर प्लस 100 टी। हमें हमसे डिमांड उसने क्या की, उसने हमसे कहा कि आप डी सी बाई डी टी कैलकुलेट करें। अब जरा चेक करें कि प्रॉब्लम ये है, सी तो क्यू का फंक्शन है ना, सी के राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्यू। इट मींस कि आपने सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं फाइंड कर सकते, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग चेन रूल। समझ आ रही है, थर्ड वेरिएबल आपके पास यहाँ पे क्यू होगा ना, क्योंकि आप सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे। तो बाय चेन रूल डी सी बाई डी टी किसके इक्वल होना चाहिए, डी सी बाई डी क्यू देन डी क्यू बाई डी टी।
और अब अगर आप चेक करें तो चेन रूल की इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। सी क्यू का फंक्शन है तो सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्यू है वो टी का फंक्शन है ना, तो क्यू का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड किया जा सकता है। और आप चेक कर सकते हैं डी क्यू से बैलेंस भी हो जाएगा। तो क्या चेन रूल समझ आ गया आपको कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जी। Yes. अब आप इसमें ये चीज चेक करें कि सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करें, जरा चेक करें। पावर रूल लगेगा पहले, डी सी बाई डी क्यू। इक्वेशन 2 का मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.2 कांस्टेंट आउटसाइड फ्रॉम द डेरिवेटिव, क्यू स्क्वायर में पावर रूल लगाएं, पावर 2 शुरू में, पावर से 2 -1 तो 2 क्यू बच रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 क्यू आ गया। फिर उसके बाद क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 900 का डेरिवेटिव 0। तो ये जो पूरा आपके पास सॉल्व होकर आया ये डी सी बाई डी क्यू है। सिमिलरली डी क्यू बाई डी टी भी चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100t, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व करना है। तो राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा। टी स्क्वायर में पावर रूल लगाएं 2t आ जाएगा। 100t का डेरिवेटिव, 100 कांस्टेंट आउटसाइड फ्रॉम द डेरिवेटिव, और t का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है, 100 इंटू 1 का आंसर 100 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब जरा कैलकुलेटर से 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आएगा? ये 0.2 2 से मल्टीप्लाई होगा ना? 0.4. 0.4 क्यू बनेगा एंड प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास एज इट इज 2t प्लस 100 आ जाएगा। अब देखें आपके पास Q के लिए भी इक्वेशन गिवन है और टाइम के बारे में इसने ये कहा है, ये स्टेटमेंट दी है कि with respect to time 1 hour after production being begins, it means के आप after 1 hours ये जो प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप यहाँ से आफ्टर 1 आवर प्रोडक्शन बिन्स का ये मतलब है कि आपने टाइम को 1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर्स प्रोडक्शन बिन, इट मीन्स कि टी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। जहां पे टी होगा उधर 1 पुट करेंगे। लेकिन आंसर में आपके पास क्यू भी है ना, तो क्यू के बारे में देखें, हमारे पास तो एक इक्वेशन गिवन है कि क्यू ऑफ टी डिफाइन था किसके इक्वल, टी स्क्वायर प्लस 100 की, प्लस 100t सॉरी। ये आपके लिए आपके पास क्यू के लिए सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्योंकि 1 आवर में इंटरेस्टेड हैं इसलिए t को 1 से रिप्लेस कर दें, तो क्यू ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 100 टाइम 1, 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 स्क्वायर प्लस 100 जो कि आ जाएगा 101। इट मीन्स के आंसर में आप क्यू की जगह 101 रिप्लेस करें एंड टी की जगह आप जस्ट 1 पुट करें, तो आपको आपका आंसर, फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो क्या बनेगा, देखें बनेगा 0.4, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 101 प्लस 1 देन 2, और टी की जगह 1 रिप्लेस करें प्लस 100। इसको सॉल्व करें, 0.4 को मल्टीप्लाई करें 101 से, आंसर बताएं मरियम। जी, 2 इंटू 1 प्लस 100 तो 102 बनेगा। 0.4 को 101 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं, कैलकुलेटर है? 40.4. क्या चीज? 40.4. 40.4 में 1 ऐड करेंगे तो 41.4 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. 41.4
अच्छा, 41.4 को 102 से मल्टीप्लाई करें। 4 2 2 2.8 4 4 triple 222.8। yes sir. जी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट है कि टी उसने कहा था 1 है, क्यू आपने कैलकुलेट करके टी और क्यू के इसमें वैल्यू पुट कर दी है। समझ आ गई? Yes. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्या कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? No. चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है। क्वेश्चन 5 है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपके पास उसने आपको दो डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फिर उसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैलकुलेट करना है। इससे पहले जो आप काम कर रहे थे वो ये था कि आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, बट डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। इससे पहले आपने डेरिवेटिव किसका सॉल्व किया था? एक्सप्लिसिट फंक्शंस का। तो इसमें ये काम करें, चेक करें कि एक्सप्लिसिट ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं। मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, बताएं एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसा होता है, डेफिनेशन क्या थी? y in term of x, सॉरी, y in term of x, यस। जो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप y को इन टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इन टर्म ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के x और y आपके पास सेपरेट होता है। ऐसे फंक्शन, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं, सेपरेट हुए पड़े हों, वो फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। यानी कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ हो, या y इन टर्म ऑफ x सेपरेट हुआ पड़ा हो, तो वो फंक्शन कौन से होते हैं? वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन की मदद से लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं। x और y दोनों तरफ अलग अलग साइड पे लिखे हुए हैं, दैट्स वाई एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 4। x और y इन टर्म ऑफ x है, y लेफ्ट साइड में है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो जब आप y कैलकुलेट हुआ पड़ा होता है, y लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में आपके पास फंक्शन गिवन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस तरह का जो फंक्शन होता है उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जिसमें x और y मिक्स होकर आते हैं, उन्हें आप कहते हैं कि x और y दोनों एक ही साइड में मौजूद हों, वो मिक्स हुए पड़े हों, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। लाइक फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं कि f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि x और y दोनों सेम साइड पे होंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है x और y दोनों अपोजिट साइड पे होंगे। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 जब इस टाइप का फंक्शन होता है तो उसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि y माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0, यू कैन चेक x और y दोनों सेम साइड में हैं, दैट्स वाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड आपके पास है एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र, एक्स और वाई दोनों सेम साइड में है, इम्प्लिसिट फंक्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। और सादा सी एग्जांपल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 3, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसे फंक्शन
जिनमें एक्स और वाई एक ही साइड में हो, सेपरेट ना हुआ पड़ा हो, वो इम्प्लीसिट। और ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और वाई सेपरेट हुआ पड़ा हो, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई आपको? yes sir. तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करना है। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, काम बहुत आसान है बेटा। आप जरा चेक करें क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में उसने ये कहा, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मीन कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, लाइक फर्स्ट पार्ट है इसका कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि डेरिवेटिव सॉल्व करें, परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रोसीजर ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो ना, तो आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पे डी बाई डी एक्स, और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ 25 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। रिस्पॉन्स प्लीज। yes sir, आ गया. नेक्स्ट आपके पास ये होगा कि जो डी बाई डी एक्स है, सम में तो आपने पढ़ा था ना कि वो अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो आप डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्र पे अलग से अप्लाई कर दें, एंड डी बाई डी एक्स को वाई स्क्र पे अलग से अप्लाई करें। और राइट साइड में तो कांस्टेंट है ना 25, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। समझ आ रही है? यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में आप क्या करें, पावर रूल को यूज करें। पावर रूल की स्टेटमेंट क्या थी कि पावर शुरू में पावर से एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव में पावर रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, पावर शुरू में पावर से एक कम, पावर में 2 - 1 बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा। और बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे बेस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो जब बेस सेम हो तो हम उसको लिखते नहीं होते एक्स के केस में। तो आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो पावर शुरू में पावर से एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव ऑफ बेस, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्र में भी पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर से एक कम 2 - 1 करें। चलिए इस चीज को मैं लिख देता हूँ, पावर आपके पास क्या है, 2 - 1। पावर शुरू में पावर से एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव ऑफ बेस। y के लिए भी सेम अप्लाई करें, पावर शुरू में पावर से एक कम 2 - 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है ना x के साथ, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो बेस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, एंड दिस थिंग इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ तक डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। आपने अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में हो और बाकी टर्म्स राइट साइड में चली जाएं। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 2x⁻2 - 1 टाइम्स 1, आपका आंसर क्या आएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 2 एंड y⁻2 - 1, तो 2y एंड dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x को राइट साइड में लेके जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, बनेगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू -2x। 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको dy बाई dx मिलेगा किसके इक्वल, -2x डिवाइडेड बाय 2y। आप चेक कर सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, और dy बाय dx का आंसर क्या आ जाएगा, -x डिवाइडेड बाय y। तो ये आपके डेरिवेटिव का आंसर है। क्या रिपीट करने की जरूरत है? No sir. जी जी, रिस्पॉन्स करें, समझ आ गया?
आप रिस्पॉन्स करें। अफसर क्या समझ आ गया? जी सर। अच्छा, सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करें। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि बी पार्ट है आपके पास एक्स वाई टाइम्स 2x + 3y, 2x + 3y, and in the right hand side there is 2। ये आपके पास फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए हमने डेरिवेटिव्स का सॉल्व करना है। तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व दो स्टेप्स पे किया जा सकता है। या तो आप इसी को एक्स वाई को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें एंड 2x + 3y को एज अ सेकंड फंक्शन कंसीडर करें, तो डेरिवेटिव लिया जा सकता है। या दूसरा लिया है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, एक्स वाई को 2x के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2x² प्लस आई थिंक दूसरा मेथड ज्यादा कम पे होने वाला है, लेकिन चलें इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x² एंड एक्स वाई को 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3xy² और राइट साइड में आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना है इसलिए आपने दोनों तरफ d/dx अप्लाई करना है। तो बनेगा d/dx ऑफ 2x² + 3xy² और राइट साइड में 2 पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव को हम सेपरेट कर देते हैं और दो रूल में एट द सेम टाइम यूज करने लगा हूँ कि पहले पे अलग से डेरिवेटिव, दरम्यान प्लस, दूसरे पे अलग से डेरिवेटिव। तो टू कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं, उसको डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सोल्व करेंगे किसका, x² का, और x² मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली 3 कांस्टेंट आउटसाइड फ्रॉम द डेरिवेटिव आ जाएगा और हम डेरिवेटिव्स किसका सोल्व करेंगे, d/dx ऑफ xy² और राइट साइड में 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे क्या करेंगे कौन बताएगा? x² का और जी सर, आगे xy² का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? रिस्पॉन्स प्लीज। x² और xy का डेरिवेटिव किस रूल किससे निकालेंगे? दोनों साइड पे डेरिवेटिव लगाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, इसके बाद यहाँ पे कैसे इसका ये डेरिवेटिव कैसे सोल्व करेंगे? पावर रूल, वैसे नहीं, वो प्रोडक्ट रूल। पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा देन पावर रूल लगेगा, ठीक है प्रोडक्ट रूल। जी। तो प्रोडक्ट रूल की स्टेटमेंट दोनों पे अप्लाई करनी है। तो देखें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल को यूज करना है दोनों साइड पे, दोनों तरफ। तो 2 आपका एज इट इज आएगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ना समझ आई तो फिर सॉल्व कर देंगे। x² फिक्स रखें, x² एज इट इज आ गया। सेकंड पे डेरिवेटिव, सेकंड आपका y है ना, तो y पे डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, dy/dx से खाली लिख देंगे, प्लस फिर y एज इट इज रखेंगे और x² का डेरिवेटिव निकालेंगे। और x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 2x होता है। तो यहाँ तक आपका जो प्रोडक्ट रूल है वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट केस में। x² एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस 3 एज इट इज यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करना है। x एज इट इज रखें, y² का डेरिवेटिव अभी मैं निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या आता है y² का डेरिवेटिव, पावर रूल भी यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। x² के डेरिवेटिव, y। टू dy/dx। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है,
टू वाई की पावर 2 माइनस 1, तो 2y बचेगा, एंड dy बाई डी एक्स। पावर रूल के तीनों स्टेप्स यूज करने हैं, ठीक है। पावर शुरू में, पावर से एक कम, विदाउट पावर डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो x को फिक्स रखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स, दरम्यान में प्लस। अब वाई स्क्वायर फिक्स रखें, एज इट इज रखें, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, राइट साइड में 0 एज इट इज। तो यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया, और प्रोडक्ट रूल के बाद स्टेटमेंट में हमने पावर रूल का भी यूज किया है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने डेरिवेटिव का काम खत्म है, अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई ऐसे कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, और वो वाली टर्म्स जिनमें डी बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट साइड में ले जाएं। तो कैलकुलेशन करनी है, तो डी, पहली टर्म आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, 4xy बनेगा। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6xy एंड dy बाई डी एक्स। 3 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर, और राइट साइड में 0। जिन टर्म्स में डी बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट साइड में ले जाएं। ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डी बाई डी एक्स नहीं है, बाकी तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखें। 2x स्क्वायर प्लस 6x डी एक्स, वाई में से डी एक्स कॉमन भी है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको कॉमन भी डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6xy टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 4xy है, राइट साइड में जाएगा, माइनस 4xy हो जाएगा। प्लस 3y स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 6xy लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, आप यहाँ से चलें, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, तो अब x को कॉमन भी ले लें तो भी ठीक है, अगर नहीं लेते तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल माइनस कॉमन लें तो क्या बचेगा, 4xy माइनस 3y प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा, ठीक है। 6xy या yx हो जाएगा। आप x को कैंसिल करना चाहते हैं, बल्कि ऊपर से x कॉमन नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला? नो सर। ठीक है, तो इसमें आप चेक करें इसका नेक्स्ट हाँ सर। सी पार्ट आप खुद से ट्राई करें इसी प्रोसीजर से, न सॉल्व होने पर मैं सॉल्व करवा दूंगा। डी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ आपको। इसका डी पार्ट क्या है, आप सी ट्राई करें, ना हुआ तो कल के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो डी पार्ट में आपके पास ये है कि 1 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपके पास डी पार्ट है। तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अगेन आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे जैसे आप करते आए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव अलग अलग सेपरेट करें, और 1 बाय वाई को आप लिख सकते हैं ना, वाई की पावर -1, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, और राइट साइड में 1 है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में दोनों जगहों पे पावर रूल का यूज करें, यूजिंग पावर रूल। तो स्टेटमेंट पावर रूल की अप्लाई कर दें y की पावर -1 के लिए। पावर -1 है, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से एक कम करेंगे, -1 हो जाएगा। विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि बेस y है, दरम्यान में प्लस, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव सोल्व करना है। -1 शुरू में, पावर से -1 कम करें तो -1 हो जाएगा, और विदाउट पावर बेस x है, उसका डेरिवेटिव 1, और राइट साइड में 0 एज इट इज।
क्या ये बात समझ आ गई आपको? बताएं प्लीज। जी सर। तो -1 को y से मल्टीप्लाई करें, -1 -2 हो जाएगा, और dy/dx प्लस माइनस माइनस, और इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा, x⁻², और राइट साइड में 0। तो टर्म्स को राइट साइड में, dy/dx को हमने लेफ्ट साइड में रखना है, और आपको पता है कि y⁻1 का मतलब होता है 1/y⁻2 का मतलब 1/, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। dy/dx -x⁻2 है, इसको लिखा जा सकता है x², और राइट साइड में 0। तो dy/dx वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/y², dy/dx, और राइट साइड में आपके पास आ जाएगा 1/x², मतलब पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में y² डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा y², नीचे आपके पास x² आ जाएगा। लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव साइन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट साइड में लिख दें उसको। ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx का आंसर आ गया। क्लियर? जी सर। तो चलें फिर आज हम यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं। पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ। आप बस प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करें जो आपको मैंने असाइन किए हैं और जो सॉल्व करवाए हैं, और इसको भी अपने हाथों से भी लिखें, और इसका सी पार्ट सॉल्व करें। ठीक है, ओके सर। चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।